जैसा कि माना जा रहा था कि ये जो बजट है लोक लुभावन बजट होगा और इस बार बजट में सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर सेक्टर खासकर आम टैक्स पेयर के लिए बहुत सारी और बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं और इन्हीं घोषणाओं को टैक्स को लेकर जो भी सरकार ने घोषणाएं की है उनकी बारीकियों को समझने के लिए आज हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट अमरजीत चोपड़ा जी। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि बजट को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल क्लियर हूं कि जब उन्होंने पहली बात बोली कि भाई ये 27 लाख करोड़ रेवेन्यू लास्ट ईयर हमारा है, उसमें से 21 लाख करोड़ जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से आया, बेसिकली टैक्सेस से आया। इट वाज ऑल टैक्स कलेक्शन। तो मेरा अपना मानना ये था कि शायद डायरेक्ट टैक्सेस में ज्यादा छूट दी जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप ये देखें, इस पूरे बजट का एक जो एम है वो ये है कि जो ओल्ड स्कीम है, जिन लोगों ने ओल्ड स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, दे द गवर्नमेंट वांट्स टू फेज इट आउट। वो ये नहीं चाहते कि आप ओल्ड स्कीम में चलते रहे, एटीसी का बेनिफिट लेते रहे, टीडीडी का बेनिफिट लेते रहे, टीआईए का बेनिफिट लेते रहे। वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बेसिकली। उनका बड़ा क्लियर है कि भैया हम डिडक्शन नहीं देंगे, कुछ भी टैक्स रेट कम कर देंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। इसमें एक तरफ से तो फायदा क्रीमी लेयर को हुआ है, मिडिल क्लास को तो फायदा आप समझ लीजिए कि जिनकी 15 लाख तक की इनकम है उनको थोड़ा सा फायदा है। 15 लाख से ज्यादा इनकम वालों को अगर आप देखेंगे, जब बहुत ज्यादा आपकी इनकम हो गई, 50 लाख हो गई, 40 लाख हो गई, उसके बाद आपको फायदा ये हुआ कि आपका जो सरचार्ज था बेसिकली, वो सरचार्ज आपने 37% से घटा के 25% कर दिया। जो इफेक्टिव रेट आपको 42% के करीब आता था वो अब 39% आएगा। तो 3% का टैक्स का जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। और न्यू स्कीम के तहत पहले सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपने दे दी। तो एक बात बिल्कुल निर्मला सीतारमन जी ने क्लियर कर दी लोगों को कि भैया ओल्ड स्कीम से बाहर निकलो। आप लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन को पैसा दो नहीं दो, इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा दो या नहीं दो, मेडिकल के लिए कुछ करो या ना करो, बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, हमारा इंटरेस्ट ये है कि वी वांट टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर। और सिंप्लीफिकेशन ये है, आपकी जो इनकम है आप उस इनकम के ऊपर अपना टैक्स दे दीजिए। रेट्स आपको बिल्कुल क्लियर है, 5 स्लैब रेट्स है, उसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो बेनिफिट स्लैब का भी दिया, आप जो टैक्स एग्जेम्पशन का भी दिया, वो भी नई स्कीम के अंदर दिया 7 लाख का। आप ये मान के चलिएगा, पुरानी स्कीम में नहीं दिया। तो एक बात तो क्लियर है कि निर्मला सीतारमन जी ओल्ड स्कीम को तो देखना ही नहीं चाह रही थी बेसिकली, फाइनेंस मिनिस्टर। और मेरे ख्याल में ठीक भी है कि भाई टू स्कीम शुड बी रनिंग पैरेलली। परंतु दूसरा ये भी है कि भाई एक कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर आपकी सेविंग्स को बढ़ावा मिलना चाहिए। सेविंग्स को बढ़ावा कब मिलेगा? जब लोगों को आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्कीम्स देंगे, आप उनसे कहेंगे कि भी इंश्योरेंस के अंदर पैसा डालो, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है कि आप इंश्योरेंस में जाके पैसा डालिए, और वो चीजें इसमें है नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और दूसरी बात बड़ी क्लियर है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी अब आप 1/4/2023 के बाद की लेंगे, उसके जब भी प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट वाली है इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में, अब इसका नुकसान जो है एचडीएफसी लाइफ को भी होगा, इसका एलआईसी को भी होगा। जहां जहां पे भी आपकी ये स्कीम्स हैं उन सबको नुकसान होने वाला है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मेरे ख्याल में बजट है, परंतु एक बात बड़ी क्लियर है, उन्होंने शुरू में एक बात कही कि हमारी 7 प्रायोरिटीज हैं इस पर्टिकुलर बजट की। उसमें उन्होंने कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें उन्होंने कहा रीचिंग द लास्ट माइल होना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा यूथ पावर की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म होने चाहिए, ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए, अनलीशिंग द पोटेंशियल होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इनमें से मेनली मुद्दे उन्होंने मीट आउट किए हैं, ये मैं बता सकता हूं। तो मैं मोदी सरकार की एक शब्द में अगर तारीफ करूं तो ये है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शंस विच में कम एंड गो, मैं इतने सालों से देख रहा हूं उनके बजट, मैं कोई ऐसा बजट नहीं देखता जो लुभावना हो कि भाई
एक इलेक्शन को जीतने के लिए बजट दिया जा रहा है। उनका जोर अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे है, कैपिटल आउटले पे है तो कैपिटल आउटले के ऊपर है, डायरेक्ट ट्रांसफर सब्सिडी स्कीम्स के ऊपर है तो उसके ऊपर है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, वेरी फ्रेंकली। जो भी वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं उसके बाद ना सबके खासकर टैक्स पेयर्स के मन में यही एक सवाल है और मैं इसको बहुत क्लियर आपसे पूछना चाहूंगी दोबारा, ओल्ड टैक्सेशन स्कीम या न्यू, क्या ऑप्ट करना बेहतर है? अब लोग, आप देख लीजिएगा आने वाले सालों में पीपल विल शिफ्ट टू न्यू स्कीम, पीपल विल नॉट रिमेन इन द ओल्ड स्कीम। क्योंकि अगर आपने ये कर भी दिया कि भाई चलो इन्वेस्टमेंट एटीसी में कर दीजिए आज की डेट में, परंतु अगर 1/4/2023 की पॉलिसीज के ऊपर जब पैसा आपको वापस मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगना है तो काय को आप करेंगे? व्हाई विल यू डू इट बेसिकली? यस। तो फिर क्यों आप उसको देना चाहेंगे? तो आप देखिए, जहां पे लोगों को हाउस रेंट अलाउंस बहुत ज्यादा मिल रहा था और उसकी मेजर बेनिफिट उनको मिल रही थी, उनको फायदा था, परंतु अगर आज स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी क्लास को उन्होंने न्यू स्कीम में भी दे दी है जो पहले नहीं थी, तो उसका फायदा डेफिनेटली उधर हो रहा है। तो वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर, अगर आप मेजर बेनिफिट देखेंगे तो मेजर बेनिफिट जो है वो न्यू स्कीम में है, पुरानी स्कीम में बेनिफिट नहीं है। तो सर हम मानते हैं कि जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसके लिए नई स्कीम को चुनना ही उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर 7 लाख का आपने एग्जाम्पशन लेना है तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पे। जी। और फिर वहां पे आपने स्लैब रेट ये भी कर दिया कि 7 से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, तो दूसरे में उतनी स्लैब्स नहीं है। तो इसलिए फायदा अल्टीमेटली, मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, और कोई भी टैक्स पेयर होगा उसको सुविधा चाहिए कि भाई आराम से मैं काम कर सकूं, मेरी बिल्कुल क्लियर डिफाइंड हो कि मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। सर बजट में सरकार ने महिला विकास पत्र की घोषणा की है जिसपे मतलब ये महिलाओं के लिए खासकर होगा और हाँ, वो 2 साल की डिपॉजिट की जी स्कीम जो की जी है, जी जी। ठीक है, 7.5% की है, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड वन। क्योंकि आपको वैसे फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता 7.5%, वैसे जी आपको फिक्स डिपॉजिट पे कम मिल रहा है, सेविंग पे वैसे ही रेट कम है। तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड स्कीम एंड दी women विल बी ऑप्टिंग फॉर इट इन दी टाइम्स टू कम। सर एक बड़ी घोषणा जो सीनियर सिटीजन के लिए सरकार ने की है कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी उसके अंदर जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ाकर 4.5 से सिंगल के लिए 9 और जॉइंट के लिए 15 से 30 लाख कर दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और खासकर सीनियर सिटीजन को इससे कितना बेनिफिट मुझे होगा? मुझे नहीं लगता कि, शीतल जी, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत लंबा चौड़ा बेनिफिट होने वाला। जो ओल्ड सिटीजन हैं, जो रिटायर्ड हैं, जी। जो तो इंडस्ट्रियलिस्ट रिटायर्ड है उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो सर्विस से रिटायर हुए हैं उनके पास उतनी इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है कहाँ? हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक प्रैक्टिकल बात है। तो मैं आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी कि आप इस बजट को कितने पॉइंट्स देंगे और क्यों, 10 में से? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर मैं ओवरऑल डायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, उन्होंने अनाउंस नहीं किया, 114 चेंजेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस में, जी जिसका इम्प्लीकेशन आपको बाद में पता लगेगा। जी जैसे कैपिटल गेन, आप रेजिडेंस, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, उसका 54 का जो डिडक्शन था वो एज एज इट इज मेंटेन्ड है ही का। परंतु अगर आपने कैपिटल एसेट बेचा, कोई और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेची, और उसके इवज में आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी, जो बहुत सारा हो रहा था पिछले दिनों में, लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए, स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन करवा के किसी ने 50 करोड़ में बेचा, किसी ने 60 करोड़ में बेचा, किसी ने 70 करोड़ में बेचा, और फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया। वो कैपिटल गेन को उन्होंने कैप कर दिया 10 करोड़ के ऊपर। अब 10 करोड़ से ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होगा, आप चाहे उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपने सपोज कीजिए आपका 50 करोड़ का कैपिटल गेन है अदर एसेट से, और आपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, तो 40 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर, आपका बच्चा बाहर है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, या आपके बच्चे वैसे बाहर हैं, आप उनको कुछ भेजना चाहते हैं अंडर LRS, उसके ऊपर 20% टीसीएस कर दिया, पहले 5% था। 20% का मतलब यह है कि अगर मुझे अपने बच्चे को भेजना हो, सपोज कीजिए पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपया, तो 20% मुझे और चाहिए ताकि मैं उसका टीसीएस यहाँ पे जमा करवा पाऊं।
उसका मुझे बेनिफिट मेरे टैक्स लायबिलिटी में मिल जाएगा। इसमें किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एडवांस टैक्स फॉर मी। परंतु उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द डे। तो कई प्रोविजन ऐसे हैं जो शायद मैं समझता हूं कि डाइल्यूट होने चाहिए थे। पहले भी इसकी बात हुई थी, फॉरेन रेमिटेंसेस की हायर टैक्स की बात हुई थी, टीसीएस की, परंतु बाद में 5% कर दिया गया था। मेरे ख्याल में अभी भी इस पे अगर लोग ये कहेंगे कि कई लोग बेचारे पैसा पता नहीं कैसे इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। आज आप कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में लाइन देखिए किस तरीके से लगी हुई है बच्चों की पढ़ाई की। तो अगर आप उस पर ये कहेंगे कि जी 20% पहले आप जमा करवा दीजिए टैक्स, तो मेरे ख्याल में शायद उचित नहीं है। तो मैं इस बजट को नंबर अगर डायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँ तो शायद बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। इसको अगर ग्रोथ बजट के हिसाब से देना चाहूँ, क्योंकि इट विल क्रिएट जॉब्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इट विल क्रिएट हाउसिंग, क्योंकि 79,000 करोड़ 66% की इंक्रीज है पीएम आवास योजना में। बेसिकली उन पॉइंट्स के ऊपर या जो मेरी एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर योजना की मैं बात कर रहा हूं, ये जो स्कीम्स है दूसरी, उसमें मैं इसको काफी नंबर देना चाहूंगा। तो अगर मैं बैलेंस करूं तो मैं मेरा ख्याल इसको कहीं पे 7-7.5% नंबर 10 में से डेफिनेटली दूंगा। बट दैट विल बी मोर फ्रॉम द ग्रोथ ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स बी वेरी क्लियर। एक चीज उन्होंने अच्छी कर दी इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाकर कि सीएसआर के ऊपर लोग इनपुट क्रेडिट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इनपुट क्रेडिट सीएसआर करनी है, आप दान करना चाहते हैं दान करिए, आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं दीजिए, परंतु हम उसमें किसी तरीके की भागीदारी नहीं करेंगे। सर मुझे लगता है कि खासकर टैक्स पेयर्स को बहुत उम्मीद थी आप और टैक्स पेयर की जो डिमांड्स थी खासकर इसमें उनको कुछ छूट मिले। तो सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की और मुझे लगता है कि जो सरकार का टारगेट था कि लोग बजट हो हर एक सेक्टर हर एक सेगमेंट को वो टच करे, तो उसने इस बजट में किया है और हमसे बात शीतल जी करके ऐसा है, हाँ शीतल जी, जी एक चीज आप भूल रहे हैं। हाँ जी बताइए पूरे सर। बजट में गवर्नमेंट ने लूज जो किया वो 38,500 करोड़ किया, और उसमें से भी 4,000 करोड़ के करीब वापस है उनके पास। इतने बड़े बजट में 30-32 हजार करोड़ का लॉस गवर्नमेंट को हो, उसका कोई मायना ही नहीं है बेसिकली। जी जी जी। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी घोषणाएं हो गई। आप घोषणाएं जब फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो कई चीजें आपके करंट ईयर से लागू कर दी हैं, 1/4/21 से लागू कर दी हैं। जी जी। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कहाँ कहाँ आएगा, वो देखने वाली बात। ठीक है सर। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू शीतल। थैंक यू सर।